हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि मिस्टर मियाओ अपने इन्वेस्टर को कॉल करता है और उसे तसल्ली देता है कि आपको तो प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। मैं आपकी सोच से भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको कमा कर दिखाऊंगा, और वो भी आगे से डबल 11 के इवेंट तक की उसे टाइमिंग दे देता है। मियाओ को खुद पर तो पूरा भरोसा था, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो थोड़ा परेशान था। आजकल उसे सोशल मीडिया के थ्रू एक रिसर्चर बाई गुआन का पता चला था। ये वही रिसर्चर था जो एनिमल करैक्टरिस्टिक्स वाले इंटरलॉक्ड एनिमल और ह्यूमन पर रिसर्च कर रहा था। वो सोचता है कि क्यों ना हम भी उससे बात करके देखें। अब वो दोनों मिलकर शाम को वीडियो कॉल पर उसी प्रोफेसर से कनेक्टेड हो जाते हैं। वो उनको अपने सिम्टम्स बताते हैं, वो भी आगे से अपनी बहुत सारी बातें उनको सुनाता है। वो प्रोफेसर कुछ ज़्यादा ही बोलता था, और बोलते बोलते वो उनको ये भी कहने लगता है कि आप लोग अपसेट हो जाते हो, क्योंकि कोई ना कोई वर्क की वजह से अपसेट होता है, और ज़्यादातर लोगों को तो अपने पार्टनर की चीटिंग की वजह से अपसेट होना पड़ता है। और दोनों के साथ यही तो हुआ था। ये सुनते ही वो इतने बैड मूड में जाते हैं कि दोबारा से एनिमल से इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, और ये सीन देखकर वो प्रोफेसर काफ़ी हंसता है। अब वो दोनों सैड होकर बैठे हुए होते हैं, और वो भी डॉग और कैट के रूप में। म्याओ उस समय एक कनिंग कैट बना हुआ था। उसको एक बात का पता चला था, और वो ये थी कि वॉन्ग की मैनेजर उसे छोड़कर और जॉब तलाश कर रही है। वो यही उसे मशवरा देता है कि अपने एम्प्लॉई पर नज़र रखो और उसे काबू में रखना। यहाँ पर वो लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उनका मूड दोबारा से ठीक हो जाता है, और वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गए थे। आज वॉन्ग को म्याओ के डॉग की वजह से एक इंस्पिरेशन मिली थी, और वो उसी से ही इंस्पायर होकर एक नया डिज़ाइन बनाती है, और वो था स्वेटर्स का डिज़ाइन। अब नेक्स्ट डे हमें शीशी को दिखाते हैं। उसे पता चलता है कि उसे वॉलनट में जॉब मिल गई है जहाँ पर उसने अप्लाई किया था। तो वो फ़ौरन से वॉन्ग के पास आती है और बिना किसी नोटिस के अचानक से जॉब क्विट कर देती है। अब ये देखकर वॉन्ग बहुत परेशान थी। उसका छोटा सा स्टोर था और एक ही एम्प्लॉई थी। उसे वही बात याद आने लगती है जो उसे म्याओ ने कही थी कि अपने एम्प्लॉयज़ को काबू में रखना। और फिर हम देखते हैं कि शीशी वो जॉब छोड़कर जब वॉलनट में पहुंचती है तो सारे लोग उसे ग्रीट करते हैं। एक्चुअली उसका यही प्लान था, उसके लिए कैरियर ही सबसे इम्पॉर्टेंट था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि म्याओ के ऑफिस में उसका सेक्रेटरी आता है। आज वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था, तो यहीं पर ही हमें डाउट होने लगता है कि शायद वो गे है। म्याओ काफ़ी देर से कैट के रूप में ही था। वो खुद को बदलना चाहता था, काम करना चाहता था। तो वो कहता है वॉन्ग को कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। उसकी कैट के बिहेवियर के बारे में कुछ बातें करना चाहता था। वो उसे नीचे बुला लेती है, और इसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि रे भी उसे पिक करने के लिए आ रहा है। अब म्याओ बिल्कुल एक कैट की तरह से खुद को खुजली कर रहा होता है, और इस तरह से ईचिंग करता हुआ वो बहुत क्यूट लगता है। वॉन्ग उसका काफ़ी मजाक भी उड़ाती है, और फिर उसे दिखाती है कि उसकी कैट का मूड ठीक करने के लिए उसके पास एक टॉय है। और ये टॉय देखकर वाकई म्याओ का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर रे भी पहुँच जाता है, जो टाइम से पहले ही वहाँ पर आ गया था। अब वो म्याओ के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो असल में क्या बताती कि उन दोनों का क्या रिलेशन है। वो दोनों एनिमल्स बन जाते हैं, इसलिए घबरा कर वो यही कह देती है कि ये मेरा लेडी ब्रो है। और म्याओ भी आगे से गे होने की एक्टिंग करने लगता है। वो बिल्कुल शीमेल्स के रूप में एक्टिंग कर रहा था। वो अकेला था तो रे उसको भी साथ लेकर चला जाता है, और वो सीन बहुत मजे का लगता है जब रे के वापस जाते समय म्याओ उससे बिल्कुल लेडीज की तरह से बहुत सॉफ्टली हैंड शेक करके सी ऑफ करता है। उसने एक्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त की थी। ये देखकर वॉन्ग और म्याओ दोनों काफ़ी हंसने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि कैफ़े पर म्याओ और साथ में वॉन्ग भी अपने अपने एनिमल्स को साथ लेकर आए थे। उन दोनों एनिमल्स की काफ़ी अच्छी दोस्ती लग रही थी। ये देखकर म्याओ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इनकी अच्छी दोस्ती हो जाए। अगर ये दोनों एक दूसरे को एडोर करने लग गए तो ये ना हो कि इंटरलॉक होकर हम भी एक दूसरे को एडोर करने लगे। एक्चुअली वो लोग वहाँ पर रिसर्चर बाय को मिलने के लिए आए थे। जब रिसर्चर बाय वहाँ पहुँचता है तो जिस तरह का ड्रेस उसने पहना हुआ था, ये देखकर सान हैरान रह जाती है, और उसके साथ साथ वॉन्ग भी, क्योंकि उसने एक दफ़ा अपनी फॉर्चून टेलिंग बताई थी कि उसके सपनों का राजकुमार एक ब्लू ड्रेस में आएगा और उसके पास एक पिंक रुमाल भी होगा। अब वो यही चेक करने लगते हैं तो पता चलता है कि उसके पास वाकई एक पिंक रुमाल भी है, यानी कि यही उसका आइडियल है। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि एक फॉर्चून टेलर की और एक साइंटिस्ट की जोड़ी कैसे बनेगी। और वैसे भी सान पर उसका पहला इंप्रेशन काफ़ी बुरा पड़ा था। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाते हैं कि शीशी सारों को अपने डिज़ाइंस दिखा रही थी। उसकी फाइल में गलती से एक्चुअली
एक वॉन्ग का बनाया हुआ डिज़ाइन भी आ जाता है और ये स्वेटर का डिज़ाइन मियाओ को बहुत टची लगा था। वो फौरन से उस आर्टिकल को अप्रूव कर देता है। अब नेक्स्ट डे वॉन्ग के घर पर उसे कुछ कोरियर में बुक्स आती हैं। वो जब देखती है तो हैरान रह जाती है, किसने भेजी है ये उसे समझ नहीं आती, लेकिन वो बिजनेस आइडियाज़ की बुक्स थी। मियाओ बिजनेस को बहुत अच्छे से जानता था। उसे शक था कि ये बुक्स उसी ने उसे भेजी हैं क्योंकि वो अपना बिजनेस अच्छे से नहीं चला पा रही थी। जबकि उधर रिसर्चर बाय और सान आज एक मुलाकात करते हैं एक बार में जाकर। उन दोनों ने यही डिस्कशन करनी थी और वो आर्ग्यू भी करने लगते हैं। फॉर्चून टेलिंग रियलिटी पर बेस नहीं होती, ये कहना था रिसर्चर। लेकिन सान ने आज दावा किया था कि तुम्हारी लाइफ में आज ही रात लव लाइफ ब्लूम करेगी। अब वो दोनों यही बहस करते करते ड्रंक हो जाते हैं और इन दी एंड अपनी बात को प्रूव करते करते सान उसे किस कर लेती है और फिर कहती है, देखा मेरी फॉर्चून टेलिंग सही साबित हुई है। जबकि म्याओ बेचारा आज सोते सोते 1 बजा देता है। दिन के 1 थे कि रात के, ये तो उसे पता ही नहीं था। लेकिन फिर उसे अचानक से याद आता है कि आज 1 बजे तो मेरी मीटिंग थी और वो भी शेयर होल्डर्स के साथ। वो काफ़ी परेशान होता है। उसका कैट बनना उसके बिजनेस के इमेज को बहुत ख़राब कर रहा था। उधर वॉन्ग को भी एक बात पता चलती है और वो यही थी कि जो स्वेटर उसने डिज़ाइन किया है वो उससे 2 दिन पहले ही वॉलनट सेल कर रहे हैं। अब वो गुस्से में आ जाती है और फौरन से म्याओ को कॉल करती है। वो उसे कहता है कि प्लीज़ शांत रहना और कॉफ़ी में ना बदल जाना, मैं तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। अब वो जल्दी में था, उसकी शेयर होल्डर से मीटिंग भी थी। वो शिशी से बात करता है लेकिन वो साफ झूठ बोल देती है। जबकि वॉन्ग की शॉप में एक आंटी आती है जो उसके माइंड में गलत ख्याल डाल देती है और उसको यही लग रहा था कि म्याओ ने जानबूझकर उसे धोखा किया है और उसका डिज़ाइन चुराया है। अब म्याओ उसकी कॉल्स नहीं उठा रहा था, वो कॉफ़ी में बदल चुकी थी, तो वो भागती हुई जाती है उसे देखने के लिए। और वो बेचारा उस वक्त मीटिंग में था और उसकी मीटिंग ऑफ कोर्स रुइन हो ही जाती है। सबको यही लग रहा था कि अपनी लव लाइफ को मैनेज नहीं कर रहा, इसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाती हुई यहाँ आ गई है तो ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालेगा। अब ऑफ कोर्स ऐसी कंडीशन में म्याओ कैसे नॉर्मल रह सकता था। वो भी इतना अपसेट हो जाता है कि फौरन से कैट में बदल जाता है। मुझे तो लगता था कि इससे बुरा और क्या होगा, लेकिन वो वाकई हो जाता है। जब वहाँ पर बाकी लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो एक रेड सर्कल स्क्रीन पर घूम रहा था जिसे देखकर कैट दीवानी हो जाती है और वो पंजा मारकर उसी बॉल को पकड़ना चाहता था। म्याओ बेचारे की जो थोड़ी बहुत रेपुटेशन बच गई थी अब वो भी रुइन हो जाती है। सारे लोग मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं और उसका सेक्रेटरी बहुत मुश्किल से उसे संभालता है। उधर फिर हमें सान को और रिसर्चर बाई को दिखाते हैं। उन दोनों की जोड़ी बन ही चुकी थी। वो लोग डेट पर भी जाते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर वॉन्ग बेचारी अब घर पर बैठी हुई होती है, बहुत सैड थी और अपना गुस्सा निकालने के लिए म्याओ की एक ड्राइंग भी बनाती है। इतने में कोई आता है, उसे लगा था कि म्याओ होगा लेकिन एक्चुअली वो रे था। रे उसे तसल्ली देता है। उसे भी न्यूज़ के थ्रू पता चल गया था कि हर कोई यही कह रहा था कि वो कॉपी कैट है, उसने किसी का डिज़ाइन चुराया है। पर रे का कहना था कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। उधर म्याओ भी जब ज़्यादा डिटेल में जाता है तो उसे पता चल जाता है शिशी के थ्रू कि वो वाला डिज़ाइन वाकई वॉन्ग नहीं बनाया था और उसने उसे मिसयूज़ किया है। अब म्याओ जाता है वॉन्ग के पास, वो उसे कंपनसेशन भी देना चाहता था और इसके साथ साथ शिशी को पनिशमेंट भी। लेकिन वॉन्ग कहती है कि ऐसा करने से शिशी तबाह हो जाएगी, उसका कोई कैरियर नहीं रहेगा और वो बहुत बड़ा दिल करके उसे माफ़ कर देती है। ऑफिस में तो हर किसी को यही लगता था कि मिस्टर म्याओ उस छोटी सी कंपनी को स्टोर को सू ज़रूर करेगा उसका डिज़ाइन चुराने के लिए। उन्होंने 2 दिन पहले ही वो मार्केट में लॉन्च कर दिया था। लेकिन मिस्टर म्याओ कहता है कि हम इस पर कोई लीगल केस नहीं करेंगे, ना ही कोई रिस्पॉन्स देंगे। सबको लगता था कि लगता है उस लड़की से प्यार करता है, तभी तो अक्सर ऑफिस में आती है। दिल का मामला है इसीलिए वो लीगल बैटल में नहीं आ रहा। लेकिन म्याओ वाकई उसे कंपनसेट करना चाहता था, लेकिन वो थी कि पैसे लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। इतने में वो एक बच्चे को पकड़ता है और उससे बहुत सारे पैसे देकर वॉन्ग की शॉप से वही स्वेटर्स खरीद लेता है। लेकिन वॉन्ग भी बहुत चालाक थी, उसे भी शक हो चुका था। वो बाद में उस बच्चे को एक दफ़ा पार्क में देखती है तो ट्रिक खेल खेल कर उससे पूछने लगती है कि किसने तुम्हें उस दिन स्वेटर्स खरीदने के लिए भेजा था, मैं उसे थैंक्स करना चाहती हूँ। उसे लगता था कि शायद रे ने इसे भेजा है, लेकिन एक्चुअली वो तो म्याओ था। उस बच्चे ने उसे बता भी दिया और उस बेचारे को पता भी नहीं चला था। अब ये बात कहीं ना कहीं वॉन्ग को बहुत टची कर जाती है। वो फौरन से जाती है म्याओ को देखने के लिए और बहाना ये बनाती है कि मैं इस वक्त कॉफ़ी बनी हुई हूँ। म्याओ को भी समझ आ गई थी कि ये कॉफ़ी नहीं है, सिर्फ मुझे देखने के लिए, मुझे थैंक्स करने के लिए आई है। वो भी उसे कॉफ़ी के साथ बॉल के साथ खिलाने लगता है। अब उस बेचारी की इतनी भागा दौड़ी होती है कि वो थक के रह जाती है। यहाँ पर म्याओ उससे कहता है कि अगर आइंदा तुम मुझसे मिलना चाहो तो कॉफ़ी बनने का बहाना करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे थे। अब वॉन्ग काफ़ी खुश हो गई थी। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि रे ने उसे अपने रेस्टोरेंट पर बुलाया है। अब वो यही सोच रही होती है कि वो कौन सा ड्रेस पहन कर जाए कि ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।